हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैक्स एमएसओ दैट इज़ मैनुअल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स वॉल्यूम 2, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट। उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टॉपिक PC 8 एंड PC 21 में आई थिंक पूछा जाता है, तो इसे ज़रूर कर लेना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट के जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दो एनुअल अकाउंट्स बनते हैं, दैट इज़ एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। गवर्नमेंट के दो एनुअल अकाउंट्स बनते हैं, एक होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक होता है फाइनेंस अकाउंट, जिनके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। इट इज़ एन अकाउंट ऑफ बोथ वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर्स। जो गवर्नमेंट के वोटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं एंड चार्ज एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनका अकाउंट होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट शोज द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर डन एज कंपेयर टू द अमाउंट्स स्पेसिफाइड बाय द लेजिस्लेचर एज पर आर्टिकल 204 एंड 205। तो ये आर्टिकल नंबर भी याद रखना है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। हमें पता है लेजिस्लेचर में एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है और उसमें लेजिस्लेचर गवर्नमेंट को सम्स प्रोवाइड करती है, अमाउंट प्रोवाइड करती है, जिन्हें हम बोलते हैं वोटेड ग्रांट्स एंड चार्ज एप्रोप्रिएशंस, और जिनके अगेंस्ट गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो उन्हीं का ये अकाउंट होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है अगेंस्ट ईच ग्रांट एंड एप्रोप्रिएशन, उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इंडिकेट्स द ग्रॉस एक्सपेंडिचर अगेंस्ट ईच ग्रांट एंड एप्रोप्रिएशन। तो ये याद रखना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ग्रॉस एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है, इसमें रिकवरीज और डिडक्शंस को कंसीडर नहीं किया जाता। पूरा जितना भी एक्सपेंडिचर किया है उसको शो किया जाता है अगेंस्ट ईच ग्रांट एंड एप्रोप्रिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो लेजिस्लेचर ने कोई ग्रांट ए में गवर्नमेंट को बोला कि आपके पास इस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपया है, आप इस ग्रांट ए में 10 करोड़ खर्च कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने मान लो इस फाइनेंशियल ईयर में 9 करोड़ खर्च किया इस ग्रांट में, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस एक्सपेंडिचर का अकाउंट है। मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ये एक्सपेंडिचर शो करेंगे कि गवर्नमेंट ने 9 करोड़ इस ग्रांट के अगेंस्ट खर्च किया। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? पार्ट 1 समरी ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्टिफिकेट ऑफ CAG। पार्ट 2 में होता है डिटेल्ड एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। पार्ट 3 में होते हैं अपेंडिसेस। अब इनको डिटेल में समझ लेते हैं क्या क्या इन पार्ट्स में रहता है। पार्ट 1 में होता है समरी ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्टिफिकेट ऑफ CAG। नाम से ही पता लग रहा है, इस पार्ट में एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की समराइज स्टेटमेंट दी जाती है और CAG का ऑडिट सर्टिफिकेट भी इसी में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये याद रखना। पूछ लेते हैं कि CAG का ऑडिट सर्टिफिकेट किस पार्ट में होता है? पार्ट 1 में। और समरी में दिया क्या जाता है? समरी में बताया जाता है कि टोटल कितना अमाउंट लेजिस्लेचर ने प्रोवाइड किया था अंडर ईच वोटेड ग्रांट एंड चार्ज एप्रोप्रिएशन, और उसके अगेंस्ट एक्चुअल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, और अगर कोई सेविंग या एक्सेस हुआ है वो भी बताया जाता है। सेविंग और एक्सेस का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, मान लो ग्रांट ए में गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ने 10 करोड़ प्रोवाइड किए थे गवर्नमेंट को कि आप 10 करोड़ खर्च सकते हो, और गवर्नमेंट ने एक्चुअल में खर्च कितने किए? 9 करोड़, यानी कि उसने 1 करोड़ कम किया। तो ये क्या हो गई? सेविंग। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 1 करोड़। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया होता 12 करोड़, तो यानी कि 2 करोड़ ज़्यादा खर्च दिए, तो वो क्या हो जाता है? एक्सेस एक्सपेंडिचर। तो उस केस में हम एक्सेस दिखाते हैं कितना? 2 करोड़ का। तो ये होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो। इसी के साथ समरी में 3 एलिमेंट्स और ऐड किए जाते हैं, कौन कौन से? पहला, जो भी एक्सपेंडिचर कंटिजेंसी फंड से किया गया होता है और जिसे रिकूप नहीं किया गया होता बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द ईयर, उसे भी शो किया जाता है। सेकंड, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इंक्लूड की जाती है। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन सी होती है? ये देखो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, एक फाइनेंस अकाउंट बनता है, तो दोनों में एक्सपेंडिचर शो होता है। दोनों के एक्सपेंडिचर्स को रिकन्साइल किया जाता है इस स्टेटमेंट में
क्योंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ग्रॉस एक्सपेंडिचर शो किया जाता है, उसमें रिकवरीज को कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन फाइनेंस अकाउंट में शो किया जाता है नेट एक्सपेंडिचर रिकवरीज को कंसीडर करने के बाद। इसलिए इन दोनों अकाउंट्स के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको इस स्टेटमेंट में रिकंसाइल किया जाता है, चेक किया जाता है कि सही है या नहीं है। तो इसमें 3 कॉलम्स इंक्लूड किए जाते हैं। कौन कौन से? टोटल एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना एक्सपेंडिचर शो किया गया है वो दिखाया जाता है। टोटल ऑफ रिकवरी सेकंड कॉलम में दिखाई जाती है कितनी रिकवरीज हुई, और थर्ड कॉलम में दिखाया जाता है नेट एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में से रिकवरीज माइनस करके कितना नेट एक्सपेंडिचर बनता है वो शो किया जाता है थर्ड कॉलम में। और ये नेट एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है? जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है उसके इक्वल होता है। तो ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी इसी पार्ट में दी जाती है। और थर्ड एलिमेंट इंक्लूड किया जाता है क्या? जिन भी ग्रांट्स या एप्रोप्रिएशन में एक्सेस एक्सपेंडिचर होता है उन पे अटेंशन दी जाती है कि क्यों एक्सेस हुआ, क्यों इनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो पाई और कैसे इसको रेगुलराइज किया जाएगा। तो इस पे अटेंशन प्रोवाइड की जाती है। पार्ट 2 होता है डिटेल्ड एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। नाम से ही पता लग रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को पूरी डिटेल में इस पार्ट में शो किया जाता है। हर ग्रांट, हर एप्रोप्रिएशन का अकाउंट इसमें शो किया जाता है। कितना ओरिजिनल ग्रांट या एप्रोप्रिएशन थी, कितने एडिशनल फंड्स प्रोवाइड किए गए बाय सप्लीमेंट्री ग्रांट और एप्रोप्रिएशन, टोटल कितना ग्रांट मिला और एक्चुअल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, और फिर कितना सेविंग या एक्सेस रहा, वो सब कुछ इसमें शो किया जाता है। और जो ईच ग्रांट और एप्रोप्रिएशन का एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसके अंदर नोट्स और कमेंट्स भी दिए जाते हैं। पार्ट 3 होता है इसका अपेंडिसेस। कौन कौन से अपेंडिक्स होते हैं इसमें? अपेंडिक्स 1 में रहते हैं फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, अपेंडिक्स 2 में होते हैं डिटेल्ड स्टेटमेंट शोइंग रिकवरीज ऑफ ईच ग्रांट एंड एप्रोप्रिएशन, बस नाम पता होने चाहिए। अपेंडिक्स 3 में होता है डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात करते हैं फाइनेंस अकाउंट्स की। फाइनेंस अकाउंट्स क्या होते हैं? दीज आर दी अकाउंट्स which shows the receipts and outgoings of the government for the year together with the financial results disclosed by the revenue and capital accounts, the accounts of the public debt and liabilities, assets of government as worked out from the balances recorded in the accounts. सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो गवर्नमेंट का जनरल अकाउंट होता है वो होता है फाइनेंस अकाउंट, यानी कि जो फाइनेंस अकाउंट है इट प्रेजेंट्स द जनरल अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर जनरली हम अकाउंट की बात करते हैं तो मतलब हम क्या बात करते हैं कि अकाउंट में हम क्या शो करते हैं, कितना रिसीट हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, वही हम फाइनेंस अकाउंट में करते हैं। जो फाइनेंस अकाउंट होता है वो क्या शो करते हैं? कितना गवर्नमेंट का पूरे फाइनेंशियल ईयर में रिसीट हुआ और कितना एक्सपेंडिचर हुआ। यानी कि जो फाइनेंस अकाउंट है वो जनरल अकाउंट होता है गवर्नमेंट का। हमने पढ़ा था जो गवर्नमेंट अकाउंट होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। ये जो तीनों पार्ट्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, इनकी बात हम फाइनेंस अकाउंट में ही करते हैं। फाइनेंस अकाउंट में ही हम देखते हैं जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल रिसीट्स कितनी है। यानी कि हम रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उनको डिस्क्लोज करते हैं। ऐसे ही हम पब्लिक अकाउंट की बात करते हैं कि कितना पब्लिक डेट है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, कितने गवर्नमेंट के पास एसेट्स हैं। इन सब चीज़ों को हम किस में शो करते हैं? फाइनेंस अकाउंट में। इसलिए जो फाइनेंस अकाउंट होता है वो गवर्नमेंट का क्या होता है? जनरल अकाउंट। ये आप याद रखना, फाइनेंस अकाउंट इज द जनरल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। और इसमें हम क्या शो करते हैं? कितना गवर्नमेंट का पूरे फाइनेंशियल ईयर में रिसीट्स हुई और कितनी एक्सपेंडिचर्स हुए, गवर्नमेंट की कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट का कितने एसेट्स हैं, ये सब कुछ हम फाइनेंस अकाउंट में शो करते हैं। यानी कि हम गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता कर सकते हैं? गवर्नमेंट के फाइनेंस अकाउंट से। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, जो फाइनेंस अकाउंट होता है उसमें जो एक्सपेंडिचर शो किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? नेट एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस अकाउंट शोज नेट एक्सपेंडिचर अंडर ईच हेड
आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकवरीज। फाइनेंस अकाउंट्स में पहले रिकवरीज को भी कंसीडर किया जाता है और उसके बाद नेट एक्सपेंडिचर शो किया जाता है। लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या किया जाता है, रिकवरीज को अकाउंट में लिया नहीं जाता और ग्रॉस एक्सपेंडिचर को शो किया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। फाइनेंस अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट एक्सपेंडिचर, लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या शो करता है, ग्रॉस एक्सपेंडिचर। फाइनेंस अकाउंट्स को 2 वॉल्यूम्स में प्रेजेंट किया जाता है। वॉल्यूम 1 में होती है समराइज स्टेटमेंट्स, वॉल्यूम 2 में रहती हैं डिटेल्ड अकाउंट्स एंड अदर स्टेटमेंट्स। यानी कि फाइनेंस अकाउंट्स के 2 वॉल्यूम्स होते हैं। वॉल्यूम 1 में होती है समराइज स्टेटमेंट्स, वॉल्यूम 2 में होती है डिटेल्ड स्टेटमेंट्स। और ये स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं। तो आपको ये सारी स्टेटमेंट्स लर्न करनी है। बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लर्न करना। इन स्टेटमेंट्स को लर्न करने की ट्रिक मैंने दूसरी वीडियो में शेयर की हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हो और ट्रिक समझ सकते हो कैसे इन स्टेटमेंट्स को लर्न करना है। ये बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे बनता है। तो ये स्टेटमेंट्स आपको याद करनी है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो गवर्नमेंट के परफॉर्मा अकाउंट्स होते हैं, परफॉर्मा अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट की कमर्शियल एक्टिविटीज़ से। जो कमर्शियल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट करती है उनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स बनते हैं वो होते हैं परफॉर्मा अकाउंट्स। उन अकाउंट्स को हम फाइनेंस अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। परफॉर्मा अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स कमर्शियल एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ आर नॉट इंक्लूडेड इन दी फाइनेंस अकाउंट्स। हमने पढ़ लिया एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, फाइनेंस अकाउंट क्या होता है। अब हमें पता होना चाहिए कि इनको कौन प्रिपेयर करता है और कैसे इनकी सबमिशन होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है एंड फाइनेंस अकाउंट होता है, इसे कौन प्रिपेयर करता है, उस स्टेट का AG/AND। जो स्टेट का A&E का अकाउंटेंट जनरल होता है वही उस स्टेट का एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट प्रिपेयर भी करता है एंड कंपाइल भी करता है। लेकिन इसकी एक्सेप्शंस हैं। जो गोवा स्टेट है एंड पौंडीचेरी यूटी है, वहाँ पे AG/AND ये काम नहीं करता। तो आप ये याद रखना, सभी स्टेट्स में AG/AND प्रिपेयर करता है एंड कंपाइल करता है फाइनेंस अकाउंट को भी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी। लेकिन गोवा में एंड पौंडीचेरी में AG/AND ये काम नहीं करता। जो AG/AND होता है स्टेट का, वो दोनों अकाउंट्स बनाता है, ये हमने देख लिया। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, दोनों अकाउंट्स का ड्राफ्ट बनाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी एंड फाइनेंस अकाउंट का भी। फिर उसे अपनी खुद की इंटरनल टेस्ट ऑडिट विंग से चेक करवाएगा। तो ये याद रखना, पहले ड्राफ्ट बनता है दोनों अकाउंट्स का और फिर उसे कौन चेक करता है, AG/AND की एक इंटरनल विंग है जिसका नाम होता है इंटरनल टेस्ट ऑडिट विंग, वो चेक करती है इन ड्राफ्ट अकाउंट्स को। जब ये विंग चेक कर लेती है उसके बाद ये अकाउंट किसको भेजे जाते हैं, AG ऑडिट को। फिर AG ऑडिट इन दोनों अकाउंट्स को चेक करता है। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सी डेट्स को ये अकाउंट AG ऑडिट को दिए जाते हैं। पहले दिया जाता है फाइनेंस अकाउंट, और कौन सी डेट को दिया जाता है, 5 अक्टूबर को। जो AG/AND है अपनी इंटरनल टेस्ट ऑडिट विंग से पहले अकाउंट्स को चेक करवाएगा और उसके बाद फिर वो AG ऑडिट को ये अकाउंट्स दे देगा फॉर चेकिंग। और फाइनेंस अकाउंट को पहले देता है और कौन सी तारीख को देता है, 5 अक्टूबर को। फिर AG ऑडिट उस पर चेकिंग करता है पूरी ऑन दी बिहाफ ऑफ CAG, और फिर अपने कमेंट्स जो भी उसकी ऑब्जर्वेशंस होती है वो सब कुछ AG/AND को बताता है और अकाउंट को रिटर्न कब करता है, 25 अक्टूबर को। तो ये आप ध्यान रखना, जो फाइनेंस अकाउंट है वो पहले दिया जाता है AG ऑडिट को, और कौन सी डेट को दिया जाता है, 5 अक्टूबर को, और वापस कब आता है, 25 अक्टूबर को। ऐसे ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी AG ऑडिट को दिया जाता है, लेकिन कौन सी डेट को दिया जाता है, 25 अक्टूबर को दिया जाता है। फिर AG ऑडिट उस पर चेकिंग करता है और उसे वापस कब करता है, 16 नवंबर को। तो ये डेट्स याद रखनी है आपको, पहले फाइनेंस अकाउंट दिया जाता है, उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया जाता है, और डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए। फाइनेंस अकाउंट दिया जाता है 5 अक्टूबर को और एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया जाता है 25 अक्टूबर को। फाइनेंस अकाउंट वापस आता है 25 अक्टूबर को और एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब वापस आता है, 16 नवंबर को। जो AG/AND है वो
एजी ऑडिट की सारी ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स को पढ़ेगा, देखेगा और उन्हें सेटल करना होता है उसे विद इन 1 वीक। विद इन 1 वीक वो सारी ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स को एड्रेस करता है और सेटल करता है। फिर अकाउंट को फाइनलाइज किया जाता है फॉर प्रिंटिंग। तो एजी ऑडिट बता देता है कि हाँ अब अकाउंट आपका ठीक है, इसे प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाए। फिर एजी ए&ई अकाउंट को प्रिंटिंग के लिए देता है। तो ये सब कुछ काम कौन करेगा? एजी ए&ई। एजी ए&ई प्रिपेयर करता है, कंपाइल करता है और प्रिंटिंग के लिए भी भेजता है। सिर्फ एजी ऑडिट का क्या काम है? चेकिंग करने का, वो उससे अलावा कुछ नहीं करता, बाकी सारा काम एजी ए&ई का होता है। फिर एजी ए&ई इन दोनों अकाउंट्स को प्रेस में भेज देता है फॉर प्रिंटिंग। कौन सी डेट्स को भेजता है? फाइनेंस अकाउंट जाता है 5 नवंबर को एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट जाता है 25 नवंबर को। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको। फाइनेंस अकाउंट प्रिंटिंग के लिए कौन सी डेट को जाएगा? 5 नवंबर को एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट जाता है 25 नवंबर को। प्रिंटिंग की क्लियरेंस देता है एजी ऑडिट कि हाँ अब आपका अकाउंट बिल्कुल सही है, इसे प्रिंट करवा लीजिए। लेकिन प्रिंट करवाने के लिए देता कौन है? एजी ए&ई। बाकी सारा काम एजी ए&ई का होता है, वही अकाउंट को प्रिपेयर करेगा, कंपाइल करेगा, इवन सबमिट भी करने का काम एजी ए&ई करता है। अकाउंट्स जब प्रिंट होके आ जाते हैं उसके बाद एजी ए&ई उस पर अपना सर्टिफिकेट लगाता है एज पर आर्टिकल 149 एंड प्रोविजंस ऑफ टीपीसी एक्ट। तो ये आपको याद रखना है, ए&ई किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अपना सर्टिफिकेट देता है? आर्टिकल 149 के अकॉर्डिंग एंड प्रोविजंस ऑफ टीपीसी एक्ट। एजी ऑडिट भी अपना सर्टिफिकेट लगाता है ऑन दी प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द अकाउंट और उसका जो सर्टिफिकेट होता है एज पर आर्टिकल 149 एंड 151 एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ टीपीसी एक्ट। तो ये आपको याद रखना है, दोनों का सर्टिफिकेट लगता है अकाउंट पर, एजी ए&ई का भी और एजी ऑडिट का भी। लेकिन जो एजी ए&ई का सर्टिफिकेट लगता है वो किस बेसिस पे लगता है? ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 149 एंड प्रोविजंस ऑफ टीपीसी एक्ट। लेकिन जो ऑडिट वालों का सर्टिफिकेट लगता है, एजी ऑडिट का जो सर्टिफिकेट लगता है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है? एज पर आर्टिकल 149, 151 एंड दी प्रोविजंस ऑफ टीपीसी एक्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये करने ही करने हैं। मैं पहले बता चुकी हूँ अकाउंट से रिलेटेड किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एजी ए&ई की। सारा काम देखना किसने है? एजी ए&ई ने। वही अकाउंट को प्रिपेयर करेगा, कंपाइल भी वही करेगा, इवन सबमिट भी वही करता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही कहता है, एजी ए&ई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग बोथ द अकाउंट्स एंड द प्रिंटेड कॉपीज। इवन अकाउंट्स को हिंदी में ट्रांसलेट भी कौन करवाता है? एजी ए&ई। तो एजी ए&ई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ अकाउंट्स इनटू हिंदी। अकाउंट्स के क्लोजिंग के बाद एजी ए&ई रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो हर इंफॉर्मेशन सीएजी को दे। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? जैसे कि कौन सी डेट को अकाउंट क्लोज होने थे, कौन सी डेट को एक्चुअली अकाउंट क्लोज हुआ, कौन सी डेट को अकाउंट प्रिपेयर हुआ, कौन सी डेट को अकाउंट एजी ऑडिट को दिया चेकिंग के लिए, कौन सी डेट को अकाउंट फाइनलाइज हुआ, और उसके बाद हर 15 दिन में उसे प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है अबाउट प्रिंटिंग ऑफ द अकाउंट्स। तो ये याद रखना, एजी ए&ई furnishes fortnightly progress report about printing of finance account and appropriation account to the CAG। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर 15 दिन में उसे प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है CAG को अबाउट द प्रिंटिंग ऑफ द फाइनेंस अकाउंट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब अकाउंट एजी ऑडिट चेक कर लेता है तो दोनों अकाउंट्स की एक कॉपी CAG को भेजी जाती है बाय एजी ए&ई। एजी ए&ई एक कॉपी दोनों अकाउंट्स की CAG को भेजता है जब एजी ऑडिट उन अकाउंट्स को चेक कर लेता है। क्यों भेजता है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट। एजी ए&ई 5 प्रिंटेड कॉपीज दोनों अकाउंट्स की CAG को भेजता है। कौन सी तारीख तक? 31 जनवरी तक, ताकि CAG उन पे साइन कर सके, ताकि ये दोनों अकाउंट्स लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किए जाएं ड्यूरिंग बजट सेशन। तो आपको याद रखना है कि 5 प्रिंटेड कॉपीज भेजी जाती है CAG को फॉर हिज सिग्नेचर, और कौन सी तारीख तक? 31 जनवरी तक, और इसे स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किया जाता है ड्यूरिंग बजट सेशन।
जब अकाउंट्स को लेजिस्लेचर में रख दिया जाता है उसके बाद CAG 19 कॉपीज मंगवाता है दोनों अकाउंट्स की, जिसमें से एक कॉपी वो किसे भेज देता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये याद रखना, अकाउंट्स जब लेजिस्लेचर में रख दिए जाते हैं, प्रेजेंट कर दिए जाते हैं, उसके बाद CAG को 19 कॉपीज की जरूरत पड़ती है, जिसमें से एक कॉपी वो किसे दे देता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को। नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्शन ऑफ एरर्स। अगर अकाउंट में कोई गलती मिलती है तो उसे कैसे ठीक करते हैं, ये हमने पढ़ना है। अगर CAG के साइन करने से पहले प्रिंटेड कॉपीज में कोई एरर नोटिस होता है तो उसे हाथ से ही ठीक कर दिया जाता है। लेकिन अगर CAG साइन कर चुका होता है, उसके बाद पता लगता है कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं, तो उस केस में एरेटा प्रिंट किया जाता है और उसे अकाउंट के साथ लगाया जाता है। अगर गवर्नमेंट को भेजने के बाद अकाउंट में कोई गलती मिलती है कि कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है या कुछ एरर हो गया है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में अकाउंटेंट जनरल अपने आप से कोई भी करेक्शन स्लिप इशू नहीं कर सकता। उसे क्या करना पड़ेगा, CAG को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ऐसा हो गया है और पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों पहले ये गलती देखी नहीं गई और इसे पहले ही क्यों नहीं ठीक किया गया। और फिर CAG डिसाइड करेगा कि इस केस में करेक्शन स्लिप इशू होगी या नहीं होगी। अगर वो डिसाइड करता है कि करेक्शन स्लिप इशू होगी तो करेक्शन स्लिप किसके नेम पे होगी, अकाउंटेंट जनरल के नाम पे इशू होगी। जिस अकाउंटेंट जनरल ने वो अकाउंट बनाया है उसी के नाम पे ये करेक्शन स्लिप इशू होगी और इस करेक्शन स्लिप पे कोई भी डेट मेंशन नहीं की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट को अकाउंट भेजने के बाद गलती पता लगती है कि अकाउंट में कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है, गलती हुई है, तो उस केस में CAG को इन्फॉर्म करते हैं। CAG डिसाइड करेगा कि करेक्शन स्लिप इशू होगी या नहीं होगी। अगर वो डिसाइड करते हैं कि करेक्शन स्लिप इशू होगी तो वो किसके नाम पे होगी, जिस अकाउंटेंट जनरल ने वो अकाउंट बनाया है उसके नेम पे वो करेक्शन स्लिप इशू की जाएगी और उस करेक्शन स्लिप पे कोई भी डेट मेंशन नहीं की जाती। और उसी अकाउंटेंट जनरल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करे कि अकाउंट लेजिस्लेचर में रखने से पहले ही करेक्शन स्लिप उसमें पेस्ट हो चुकी हो। तो ये इम्पोर्टेंट है, सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। लास्ट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अकाउंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को लेजिस्लेचर में रख चुके होते हैं, मतलब अकाउंट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट हो गया और उसके बाद पता लगा कि गलती हुई है, तो उस केस में कोई भी करेक्शन स्लिप इशू नहीं की जाती। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये एग्जाम में। नो करेक्शन स्लिप्स कैन बी इशूड आफ्टर द डॉक्यूमेंट्स आर लेड बिफोर द लेजिस्लेचर। लेकिन CAG को रिपोर्ट किया जाता है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ क्यों गलती पकड़ने में इतनी देरी की गई। एक नोट है, जो दोनों अकाउंट्स होते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट, इनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है जब तक इन्हें लेजिस्लेचर में प्रेजेंट नहीं किया जाता। मतलब लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करने से पहले तक इन दोनों अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, एज कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और दूसरों के साथ भी शेयर करना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस बनते हैं, इसे ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एनेक्सर्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं कवर कर दूंगी। बाकी तो ये टॉपिक वैसे कवर हो चुके हैं। और एक और बात ध्यान रखना, जो आर्टिकल 149 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। DPC एक्ट के सेक्शन 10 और 11 को भी अच्छे से कर लेना। PC 8 में, PC 21 में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टॉपिक से भी रिलेटेड है, तो वो हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसमें रिपीट नहीं किया। आप उसे अच्छे से कवर कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच।